हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आप सभी चाहते होंगे कि मेरे विज्ञान में 100 में से 100 नंबर ज़रूर आए और इसके लिए आप शुरू से मेहनत भी कर रहे होगे और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ रेगुलर बेस पे। मैंने पूरी नई एनसीईआरटी बुक, पुरानी एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। पूरी विज्ञान मैंने बढ़ा दी है। सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। ठीक है, अब रही बात, आप हार्डवर्क तो कर ही रहे हो, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो। ठीक है, वो कौन से टॉपिक हैं चैप्टर वाइज जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों और मेरे बहनों, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है उसको ज़रूर देखना, मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर को एनिमेशन के साथ, सरल परिभाषा के साथ समझाया है। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगा वहाँ से, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बना रखे हैं वीडियो में, जो कि बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे, बाहर से एक भी नहीं आएगा। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये सबसे आसान चैप्टर है और आसान होने के साथ साथ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? ठीक है, जिसमें रासायनिक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके अंतर्गत ये सब आ जाता है। ठीक है, मैंने फिर से बोला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के अंतर्गत ही आ जाता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सारी चीज़ उसी के अंतर्गत आएगी। तो ये सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी आएगा ही आएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 100% गारंटी आएगा। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इसी टॉपिक से 4 नंबर का आ गया था। ठीक है, ये भी आया था 2 नंबर में, ये भी आया था 2 नंबर में। 70 नंबर के पेपर में से इसी चैप्टर, पहले चैप्टर से 10 नंबर का आ गया था। सोचो, पहले चैप्टर से ही 10 नंबर दे दिया बोर्ड वालों ने, तो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें संचारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, ये भी आ जाता है टिप्पणी लिखने के लिए, 1-1, 2 नंबर में। तो ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, इसको मैंने मक्खन की तरह समझा रखा है। इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। और वो जो वीडियो में बोल रहा हूँ वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, सभी के लिए ज़रूरी है, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इस पर परिभाषा आ जाता है, या फिर इस पर 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर सिर्फ लिखने के लिए आ सकता है, आता ज़रूर है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार मिल अभिक्रिया करके क्या देते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्लास्टर और पेरिस, ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न आता है। प्लास्टर पेरिस के उपयोग क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पीओपी में जब हम पानी मिला देते तो क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम से हम प्लास्टर पेरिस कैसे बना सकते हैं? तो क्वेश्चन बनते हैं। धावन सोडा क्या है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसके उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है, उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण, इनकी परिभाषा, ठीक है, इनकी पहचान कैसे की जाती है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। कि लिटमस पत्र में अगर मैंने डुबोया, नीला लाल हो जाता तो क्या होगा, लाल नीला हो जाता तो क्या होता है, इस विलेन का पीएच मान 5 है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उस पर मैंने एक 1 शॉट वीडियो बनाया। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, हर एक चैप्टर की वीडियो 50 मिनट, 40 मिनट, 25 मिनट ऐसे ही है, लेकिन सारे क्वेश्चन विद सोल्यूशन है, विद आंसर्स है। आपको आंसर अलग नहीं ढूंढना है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेगा आपको वीडियो में समझाते हुए। ठीक है, अगला जो चैप्टर है धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु और अधातु में क्या, धातु और अधातु में क्या अंतर है? भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर एग्जाम में आता ही आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो तत्व होते हैं, तत्वों का परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये सब भी इसी चैप्टर के अंतर्गत आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा।
धातु और अधातु में जो अंतर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। धातु की अगाधवर्तनीयता क्या होती है, तन्यता क्या होती है, इस पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है वो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। संतृप्त क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त क्या होता है, जिसमें द्विबंध और त्रिबंध, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। सजातीय श्रेणी, ये प्रश्न भी हर साल हर बार पेपर में देखने को मिलेगा। विज्ञान के 7 सेट हैं। ठीक है, पिछले साल जो 7 सेट हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसके लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हमारे पहले प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन आई है वहाँ पर मैंने डाल दिया, जाके फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हो। और उन पेपर का सोल्यूशन भी मैं आने वाले टाइम में करा दूंगा 2-4 दिन के अंदर। IUPAC नेम 2 नंबर में हर साल आता है, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में। ठीक है, साबुनीकरण, साबुन की सफाई की विधि, ये एग्जाम में हर साल आता है। और एस्टिलीकरण, ठीक है, ये एग्जाम में हर साल आता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं, 100% मोहर लगा लो, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, बना लेना है। अगला जो टॉपिक है वो है, क्योंकि नई NCERT बुक के आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो पाचन तंत्र। जय प्रक्रम में जो पाचन तंत्र है एग्जाम में आता है, एंजाइम की क्या कार्य है, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया कैसे होती है, ये सारे टॉपिक इसी में आ जाते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, इस पर जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी प्रश्न हैं वो अच्छे से बना लीजिए। और श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, फेफड़ा हो गया, उसके अंदर रक्त का दोहरापन परिसंचरण क्या होता है, ये एग्जाम में आता है। जो हमारा हार्ट है, मस्तिष्क है, इनके चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आते हैं, कार्यविधि लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है, उसके बाद पर परागण और स्वपरागण में क्या अंतर है, ठीक है, परागण और निषेचन में क्या अंतर है, एग्जाम में आ जाता है। पुष्प की संरचना, ये चित्र हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए। पुष्प में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, ये इस साल एग्जाम में आया था 6 नंबर में, ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर में। सोच लो, पुष्प की ये चित्र बनाने के लिए और उसका प्रजनन कैसे होता है पुष्पों में, वो बताने के लिए आया था। नर तथा मादा जनन तंत्र, जो नर का जनन तंत्र है चित्र बनाने के लिए, मादा जनन तंत्र चित्र बनाने के लिए आ जाता है, या फिर चित्र बनाने के लिए भी आएगा और उसके क्या कार्य हैं वो आपको सारे पार्ट्स के बारे में लिख के समझाना होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, ये बनाने ही बनाने हैं, इनको तो अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि ये आएंगे ही आएंगे। आप कहोगे कि सारा टॉपिक सर आ जाएगा क्या, देखो आपके सेट में कौन सा टॉपिक आएगा ये आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक पेपर के 7 सेट बनते हैं और आपके पास आपके ज़िले के अकॉर्डिंग कौन सा सेट मिलेगा ये कह नहीं सकते। लेकिन ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, सारे टॉपिक आएंगे। अब आप कितने लकी हो, आपके सेट में कौन सा आ जा रहा है ये नहीं जानते ना। 7 सेट जो बनेंगे उन 7 सेटों में ये सारे टॉपिक कवर होंगे ही होंगे। ठीक है, और दोस्तों मेरी NCERT जो सीरीज़ बनाई उसको देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना लो। बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे आप, 100 में से 100 नंबर आएंगे, 70 में 70 और उधर प्रैक्टिकल में 30 से 30, 100 में से 100 आपके कहीं नहीं गए। अगला जो चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय में, इसमें आपका मानव मस्तिष्क, ठीक है, मानव मस्तिष्क का चित्र बनाना आना चाहिए, चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है। उसके जितने भी काट हैं, अलग अलग पार्ट के जितने भी कार्य हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तंत्रिका, तंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है, इस साल 3 नंबर में आया था, और उसका कार्य, ठीक है, कैसे कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और कार्य विधि का वर्णन कीजिए। एग्जाम में आया था इस साल 6 नंबर में, हर सेट में ये क्वेश्चन आया था। तो ये 2 टॉपिक अच्छे से बना लेना है। आनुवंशिकता वाला चैप्टर, ठीक है, DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, इनका फुल फॉर्म आ जाता है, इनमें अंतर हर साल आता है। मेंडल, ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े नंबर में ये हर साल एग्जाम में आता है, हर सेट में आता है। ठीक है, उसके बाद लिंग निर्धारण कि बेबी कैसे बनता है और बॉय कैसे बनता है, 2 नंबर का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है 2 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ एक संकर क्या होता है, द्विसंकर क्या होता है, ये इसी के साथ अटैच करके पूछा जाता है 6 नंबर में। मेंडल का आनुवंशिकता का नियम और ये वाला टॉपिक मिलाकर 6 नंबर का पक्का मोहर लगा लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब आता है नई NCERT बुक के आधार पर, ये पहले 10वां चैप्टर था, अब 9वां हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं,
इसके कितने नियम है, प्रकाश का वर्तन किसे कहती है, कितने नियम है। ठीक है, इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा बड़े नंबर में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 7 सेट है, सातों में दोनों टॉपिक में आएंगे, आपके सेट में कौन सा आएगा, दोनों में से होगा ही होगा। फिर अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके क्या उपयोग है, अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, अवतल लेंस के क्या उपयोग है, उत्तल लेंस के क्या उपयोग है। इससे प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न आते हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पे रखोगे, सी और एफ के बीच में रखोगे, बड़े नंबर में 5 नंबर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल भी 5 नंबर में आएगा। न्यूमेरिकल भी टॉपिक तो ही है, चित्र वाला प्रश्न, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आता है, अंकिक प्रश्न। 100% गारंटी, हर पेपर उठा के देख लो, आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल करा रखा है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, कभी कभी लेंस की क्षमता का परिभाषा आ जाता है, कभी कभी लेंस की क्षमता पर आधारित अंकिक प्रश्न आ जाते हैं, आएगा जरूर 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में, लेंस की क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर हाई स्कोरिंग था ना, ये चैप्टर भी आपका हाई स्कोरिंग चैप्टर। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिस्ट खोल के देखना दोस्त, आप मुझे थैंक्स जरूर बोलोगे। ठीक है, फिर 10वां चैप्टर की अगर हम बात करें, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्यों होता है ये दोष, इसके निवारण क्या है, इन दोनों में से एक तो जरूर आएगा दोनों सातों सेटों में, लेकिन कौन सा आपके पेपर में दोनों में से एक जरूर आएगा, ये दावा है मेरा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, उसके साथ मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, दृष्टिपटल क्या होता है, ठीक है, रेटिना फेटिना जो भी है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये चैप्टर भी मैंने एनिमेशन की मदद से पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। ठीक है, जाके आप जरूर देखना। विद्युत वाला जो चैप्टर है, ओम का नियम हर साल एग्जाम में आता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसका डेरिवेशन आ जाता है। डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में से दोनों में से एक आएगा ही आएगा। इनमें या तो डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल अंकिक प्रश्न आएगा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, इस पर जितने भी अंकिक प्रश्न है 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बाकी चीज़ें भी आती हैं। सारा कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, देख सकते हैं आप। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, इस साल एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आया था सीधे 6 नंबर में, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आया था, चुंबकीय बल रेखा में क्या अंतर है ये आया था, फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम, इनमें से एक एग्जाम में आ जाता है। बायोसेवर्ट का नियम यूपी बोर्ड में हर साल आता है, बाकी बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन बायोसेवर्ट का नियम यूपी बोर्ड में हर साल आता है। ठीक है, इनको अच्छे से बना लीजिए, लिख लीजिए। और लास्ट जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ओजोन परत को कैसे हानि पहुंच रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्तरदायी होता है, ऊर्जा के क्या स्रोत हैं। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो इन पर जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बनाने, ये मैंने आपको चैप्टर वाइज सारे टॉपिक बता दिए हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लो, इन टॉपिक पर छोटे बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब आप पढ़ाई तो कर रहे हो शुरू से लेके, अब आपको टॉपिक भी पता चल चुके हैं कि भैया मुझे इन टॉपिक पे अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी है। बाकी तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक को एकदम चार्ट लेना है, एकदम पूरा अच्छे से, कि भाई कहीं से भी छोटा मोटा कहीं से भी आ जाए, मुझसे ये क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ ही रहे हैं। बाकी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, एक बार नज़र डालो, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पर पहले मिल जाती है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।